सलाह करते हैं, अमित शाह से, और उनको भी इकोनॉमी की कोई जानकारी नहीं है। सो नतीजा आप सब लोगों के सामने है। पर ये सारी चीजें एक तरफ, 5 साल के अंदर उन्होंने देश का जो भाईचारा खराब किया है वो सबसे गलत है। आज जिस तरह से उन्होंने लोगों के मन में जहर भरा है वो बहुत गलत है। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे बोला कि 70 साल पहले आजादी के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान 70 साल से कोशिश कर रहा है कि इस देश में लोगों को बांटो, हिंदू मुसलमान को बांटो, इसको उसको बांटो, इसको उसको बांटो। पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया 70 साल में। 5 साल में मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया जो 70 साल में पाकिस्तान नहीं कर पाया। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान से बांट दिया। हरियाणा में चले जाओ, जाट और नॉन जाट में नफरत पैदा कर दी। महाराष्ट्र में चले जाओ, मराठा और नॉन मराठा को बांट दिया। गुजरात में चले जाओ, हिंदू और मुसलमान को बांट दिया, पटेल को और नॉन पटेल को बांट दिया। इनकी राजनीति केवल और केवल बांटने की राजनीति है। वो देखते हैं कि किस राज्य के अंदर कौन सी दीवार से लोग बट सकते हैं। जो जहर इन लोगों ने भरा है वो बहुत ही खतरनाक है। अब मुझे ये लगता है कि अगर ये 2019 में जीत गए तो ये देश के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी अमित शाह ने जयपुर की एक रैली में बोला था अगर हम 2019 में जीत गए, बीजेपी जीत गई, तो 2050 तक बीजेपी राज करेगी। उसने गलत नहीं बोला था, उसने अपनी प्लानिंग बताई थी। दोनों ने प्लानिंग कर रखी है कि अगर ये लोग जीत गए, देश का संविधान बदल देंगे, इलेक्शन खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। कांग्रेस वालों से मैं बात करता हूँ, कांग्रेस वाले कहते हैं 2019 डज नॉट बिलोंग टू अस, वी आर वर्किंग फॉर 2024। अरे 2024 में चुनाव होंगे तो तुम वर्क करना। 2019 के बाद देश बचेगा, संविधान बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, तब तो कुछ होगा। हिटलर ने किया था, हिटलर चांसलर बना 1931 में जर्मनी का। जर्मनी का चांसलर बनते ही उसने 3-4 महीने के अंदर संविधान बदल दिया, इलेक्शन खत्म कर दिए, और जब तक हिटलर मरा नहीं तब तक वो राष्ट्र चांसलर रहा जर्मनी का। ये भी यही करने वाले हैं दोनों, मोदी और अमित शाह। तो मैं तो हर प्लेटफॉर्म से ये कहता हूँ कि इस वक्त इस देश को चाहने वाले हर शख्स का एक ही धर्म है और उसका एक ही मकसद होना चाहिए, कुछ भी करो 2019 में मोदी और अमित शाह को हराना है। हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत पड़े। अगर हम इस बात से सहमत हैं तो वोट बंटने नहीं देने किसी भी हालत में। अब इस कमरे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अपना मानना था कि दिल्ली में अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो बीजेपी के खिलाफ स्वीप कर जाते हैं। कांग्रेस को काफ़ी समझाया, वो नहीं मान रहे। उनकी क्या मजबूरियां हैं हमें नहीं पता। हमने उनको समझाया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, इससे तो सपा और बसपा के गठबंधन को कमज़ोर करेंगे। उधर वेस्ट बंगाल में कमज़ोर कर रहे हैं ममता बनर्जी को, इधर चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन नहीं हो रहा आंध्र प्रदेश में, उनको कमज़ोर कर रहे हैं, और दिल्ली में हमें कमज़ोर कर रहे हैं। आज अगर कोई मेरे को बिठा के ये सेटिस्फाई कर दे कि दिल्ली में कांग्रेस जीत सकती है, मैं 7 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दूंगा, आम आदमी पार्टी को नहीं दूंगा। लेकिन कांग्रेस जीत नहीं रही दिल्ली के अंदर। कांग्रेस केवल और केवल वोट काटेगी। अब आपको मैं थोड़ा सा गणित समझाना चाहता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिले थे, कांग्रेस को 15% वोट मिले थे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बीजेपी को 46%। अब सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि लगभग 10% बीजेपी का दिल्ली में वोट शेयर कम होगा। बीजेपी आ जाएगी 36% पे, आम आदमी पार्टी 33%, कांग्रेस 15%। अगर ये 10% कांग्रेस को शिफ्ट हो जाता है तो कांग्रेस 15 से 25 पे पहुंच जाएगी।
और बीजेपी 7 सीट जीत जाएगी। तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी की 7 सीट आ रही है। और अगर ये 10% वोट आम आदमी पार्टी के पास आता है तो हम 43% पे पहुंच जाएंगे और 7 सीट हमारी आएगी, 7 सीट बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। सो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अब वोट किसी भी हालत में बंटना नहीं चाहिए। अगर वोट, सिंपल सा फॉर्मूला जो मेरे को समझ में आता है, अगर 10% से कम कांग्रेस का वोट शेयर हुआ 7 सीट हमारी है। अगर 15% से ऊपर कांग्रेस का वोट शेयर हुआ 7 सीट बीजेपी की है। और 10 से 15 के बीच में हुआ तो 2-3-4 शेयर होंगे। कांग्रेस की अपने दम पे एक भी सीट नहीं आ रही है, केवल और केवल वो, और हिंदुओं के अंदर उनका कोई वोट नहीं पड़ रहा, केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। आप सब लोग बहुत समझदार हैं। मेरा आज मुख्य मकसद ये था यहाँ पे आने का कि हमें किसी भी तरह से करके ये 7 सीट बीजेपी को जीतने नहीं देनी, किसी भी हालत में देने की। आने वाले चुनाव के बाद नतीजे ऐसे आने वाले हैं, एक एक सीट का इनको किल्लत पड़ने वाली है। ये 7 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दिल्ली की, इसको किसी भी हालत में बीजेपी को जीतने मत देना। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई मेरे को बैठ के अलग से समझा दे कि कांग्रेस जीत रही है, मैं 7 सीटें छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मोदी और अमित शाह इस देश के लिए बहुत खतरनाक है और उसका मैं भुक्तभोगी भी हूँ। सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरे को तंग किया और हमारी सरकार को तंग किया है, लेकिन वैसे भी मैं देश के लिए भी सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये लोग खतरनाक हैं। ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। अगर आप लोगों के 1-2 प्रश्न हों तो मैं लेने के लिए के बारे में जो तकलीफ रखी गई, बात ही नहीं करने को तैयार हो, बैठने को तैयार नहीं। शीला ने बोला है कि वो हमसे बात करें, केजरीवाल आज ही। देखिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सही नहीं होता कि कौन किससे बात कर रहा था, लेकिन टॉप के लेवल पे बातचीत चल रही थी और हो सकता है उसके बारे में, कई बातों के बारे में शीला जी को भी ना बताओ। हमने उनसे कई बार ये कहा कि बैठ के बात तो करो, उन्होंने मना कर दिया। नहीं, वो कोई फार्मूला नहीं था अभी तक। देयर वाज नो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं था। देयर वाज नो फार्मूला, देयर वाज नो डिस्कशन, दे वर नॉट रेडी फॉर डिस्कशंस। आप कहां तक तैयार हैं? 4 सीट का अगर हो तो? नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ बैठ के और मिले तैयार नहीं होते। सर अभी जो मीटिंग बुलाई गई स्कूल। हाँ, मेरा अब ये जो एक सवाल मेरा है, ये 43% जो आपका वोट शेयर है, ये 43 कैसे हो, और कांग्रेस से अगर 15% ट्रांसफर हो तो उसके लिए क्या प्रपोजल है? मेरा प्रपोजल एक ही है, माइनॉरिटीज का वोट बंटना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से बंटना नहीं चाहिए। अभी बहुत कंफ्यूजन है माइनॉरिटीज में, मेरे सर्वे ये दिखा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है। की प्लानिंग है आगे, अभी मुस्लिम्स के लिए क्या देने जा रहे हैं आप? जैसा उन्होंने तसल्ली देंगे आप हम लोगों को, जैसा जिसके लिए हमने आपको बुलाया है। ये सियासी जलसा हो गया। असल चीज जिसको बुलाया गया है, मसला ये है तालीम के बारे में कहा गया। नहीं, मैं बात करता हूँ, तालीम के सिलसिले में आप क्या करेंगे? मैं जरूर बात करता हूँ। सबसे पहले तो जो काम आज तालीम के ऊपर दिल्ली के अंदर पिछले 4 साल में हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मानेंगे कि पिछले 70 साल में भारत के इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ है। बेशक हमारे लिए जब शुरू किया हम लोगों ने दिल्ली में काम, स्कूल बनाना बड़ा आसान था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बड़ा आसान था। सबसे बड़ा चैलेंज था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना। वही टीचर्स, वही बच्चे, माहौल ऐसा था, कोई पढ़ना नहीं चाहता था, कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। उसको जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी और अतिशी ने एक स्कूल में जाके एक प्रिंसिपल के साथ बैठ के, एक टीचर के साथ बैठ के उनको इनकरेज किया, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उसके नतीजे आने लगे हैं। हमने सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा, हार्वर्ड भेजा, कैम्ब्रिज भेजा, लंदन भेजा, अलग अलग न्यूयॉर्क भेजा। जितने स्कूल के टीचर्स हैं उनको हमने आईएम्स के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजा।
जब वो ट्रेनिंग करके वापस लौटे तो उनके अंदर अजीब किस्म की एनर्जी थी, वो कुछ करना चाह, उनको लगा कि अब सरकार है जो करना चाह रही है, किसी को भी सजा नहीं दी, उनको इनकरेज किया हम लोगों ने, वही सेम वर्कफोर्स, उसी वर्कफोर्स को। और आज नतीजे ये आ रहे हैं, पिछले 2 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। पहले साल 10% ज़्यादा नतीजे आए थे प्राइवेट स्कूलों से, पिछले साल 3% प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर नतीजे सरकारी स्कूलों से थे। ये अपने आप में अब एक तरह से SOP बन गया है हमारा। अब ज़रूरत है इसके ज़बरदस्त एक्सपेंशन की, जो आप कह रहे हैं एक्सपेंशन की दिशा में। जैसा आप जानते हो, दिल्ली एक बड़ी अजीब जगह है जहाँ पे लैंड हमारे पास नहीं है, इनसे ज़मीन मांग के थक जाते हैं, ज़मीन देते नहीं हैं ये लोग। तो हमने क्या किया, जितने एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनमें जितने जगह अवेलेबल थी उसमें एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने चालू कर दिए। आज़ादी के बाद से आज तक दिल्ली सरकार में 70 साल में जितने स्कूल बने, 1100 के करीब स्कूल हैं, उनमें 17,000 क्लासरूम थे टोटल। 17,000 70 साल में। हमारी दिल्ली सरकार ने 4 साल में 19,000 क्लासरूम बना दिए। 19,000 क्लासरूम इक्विवेलेंट टू रफली 600 स्कूल्स। एक स्कूल में 30 के करीब क्लासरूम होते हैं, 600 स्कूल्स। अब आपने ये जो आइडिया दिया किराए पे लेके बिल्डिंग का, इसको मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। आइडिया बहुत अच्छा है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन इसमें 2-4 कमियां हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि गरीबों के बच्चों को स्कूल की शिक्षा दूसरों के बराबर मिलनी चाहिए, नहीं तो उनके कॉन्फिडेंस का लेवल टूटता है। गली मोहल्ले के अंदर जब बच्चे आपस में बात करते हैं, एक बच्चा कई बार तो मैंने देखा है, गरीब घर के अंदर लड़का जाता है प्राइवेट स्कूल में, लड़की जाती है सरकारी स्कूल में, जो हमारे समाज का डिफरेंस है। हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा किसी भी हालत में प्राइवेट से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, ऑडिटोरियम है, आर्ट एंड कल्चर की फैसिलिटीज़ हैं, आज आप देखोगे दिल्ली सरकार के स्कूलों में चले जाओ, वो सब कुछ मिलेगा आपको जो कि आपको DPS के अंदर मिलता है। वो सब कुछ आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में मिलेगा। तो हालांकि हम लोग कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल्डिंग्स को किराए पे लेने की, लेकिन मुझे लगता है कि उन बिल्डिंग्स के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की, इसकी जगह जो मनीष जी अभी जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो भी किसी स्टेट में गए थे, वहाँ देख के आए थे। हम रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की सोच रहे हैं। रेजिडेंशियल में हम क्या करेंगे कि हम जहाँ ज़मीन अवेलेबल है दिल्ली में, वहाँ बड़े बड़े स्कूल्स खोलेंगे, वहाँ हॉस्टल्स खोलेंगे और वहाँ पे हॉस्टल्स में बच्चों को रखेंगे। हाँ। सर, हमारा जो ये प्रपोजल है वो किराए की बिल्डिंग में रेजिडेंशियल स्कूल है। अच्छा। और वो अगर इसकी एक बार स्टडी करा ली जाए, जब ओल्ड हैदराबाद में कामयाब हो तो शायद यहाँ पे भी कामयाब। बिल्कुल। और हम आपकी पूरी टीम के साथ मिलके काम करेंगे। हम तो चाहते हैं आपको 175 कह रहे हो, 175 बहुत कम है। हमारा सपना बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि इतने स्कूल, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें स्कूलों में कि अगले 10 साल तक दिल्ली में नए स्कूल खोलने की जरूरत ना पड़े। नंबर 1, टीबीए कॉलेज का आपका सुझाव है कि उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं इसको एक्सप्लोर करा लेता हूँ, आइडिया अच्छा है। मैं इसको स्टेटस के साथ एक्स वाइस चांसलर मुदस्सिर इकबाल हसनैन साहब है, बोल रहे हैं। हाँ जी सर। मेरा एक सजेशन है आपसे कि आपने ये स्किल सेंटर क्या पोर्शन आप शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि 2013 में एक स्कीम है UGC ने अप्रूव की, कम्युनिटी कॉलेज। तो वो स्कीम में आप बहुत से कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के। और उसमें क्योंकि वो गवर्नमेंट खोलेगी तो आप उसमें फीस भी अफोर्डेबल कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि आपके स्कूल तो सही है, अब स्कूल के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, उसके पास कोई स्किल आनी चाहिए। अगर स्किल सेंटर से अगर आप वो जॉब में जाएगा तो उसके पास वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, वो सर्टिफिकेट लेके जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी का। वो कॉलेजेस जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे। तो मेरी राय है कि आप वो तमाम स्किल सेंटर कम्युनिटी कॉलेजेस में बदलिए। ठीक है। लास्ट सवाल JTA के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर माजिद जलील साहब, उनका कोई उनका सवाल है। आप अपना सवाल कर लें, चूंकि अब जाना है CM साहब को। मैंने कहा था कि लास्ट सवाल होगा, उसके बाद आप एक सेकंड पहले एक सवाल एक सजेशन दे रहा हूं। एक सजेशन
मिनिस्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जामिया के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज से पहले उसकी रिक्वायरमेंट है एक हॉस्पिटल। इस इलाके में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं, तो अगर इस इलाके में आप एक सरकारी हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करके दे दें तो हमारे लिए मेडिकल कॉलेज का लाना भी आसान हो जाएगा। तो ये एक जाना जमीन अवेलेबल, जो लोग भी सवाल कर रहे अगर आप लोकेशन बता दें, जमीन अवेलेबल है सरिता विहार में बना है, सरिता विहार में अस्पताल बना है। सर आगे बताना, नीचे तो नीचे हमारी कोशिश हम सरिता बिहार में इसी साल काम शुरू कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल बना रहे हैं 318। अच्छा, जो साहब भी सवाल करें अपनी जगह से करें, इधर ना आए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा। सीएम साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे। और लास्ट सवाल है, सजेशन है, आपने जो ऑब्जर्व किया है हमने यहाँ पर, एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है, नंबर ऑफ स्कूल्स की भी जरूरत है, लेकिन जो सबसे अंडरलाइन प्रॉब्लम जो हमने ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पर अवेयरनेस की है। जो बच्चे हैं और जो छोटे स्कूल में पढ़ते हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इंग्लिश का एजुकेशन बहुत कम है, इंग्लिश लैंग्वेज का। और मेरा अपना मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन उसके ऊपर एक एम्फेसाइज जरूर करना चाहिए, उससे आगे बढ़ेगा। ये मतलब जो भी लोगों का अवेयरनेस है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर हम स्पेशल कोचिंग दिलवा रहे हैं सारे बच्चों को। आपको अभी जाना है तो मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।